मित्रों नमस्कार। संवादी लहजा की आज की श्रृंखला में हम अ मेलोडियस लिरिकल जर्नी की ओर से स्वागत करने जा रहे हैं वरिष्ठ प्रौद्योगिकीविद और युवा लेखक वक्ता बालेंदु शर्मा दाधिच जी का। नमस्कार। भारतीय भाषाओं में डिजिटल क्रांति की मशाल थामे एकला चलो रे कहते हुए राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त बालेंदु शर्मा दाधिच जी आज हमारे साथ हैं। आज हम जानना चाहेंगे उनकी यात्रा के बारे में हमारी जर्नी में। नमस्ते बालेंदु जी। नमस्ते स्वरांगी जी। तो मेरी जो यात्रा रही है वो बड़ी दिलचस्प रही है। मैं, आप जानती हैं कि पत्रकारिता की पृष्ठभूमि से आता हूँ। मैं किसी समय एक टेलीविज़न चैनल में कार्य करता था जी। और वहाँ पर हम कई तरह के कार्यक्रम बनाते थे। लेकिन जब मैंने ये देखा कि फिल्मों की तरह वहाँ पर भी जो कार्यक्रमों की स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो रोमन लिपि में लिखी जाती हैं, तो मुझे वो समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों होना चाहिए। जी। किसी हिंदी टेलीविज़न चैनल में अगर हिंदी के कार्यक्रम बनाए जाने हैं, देखने वाले दर्शक भी हिंदी के हैं, सब कुछ हिंदी में होना है, लेकिन जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है वो रोमन में लिखी जा रही है, तो वो सहज नहीं लगता था, उचित भी नहीं लगता था। तो मैं प्रश्न पूछता था कि ऐसा क्यों करते हैं हम। तो चैनल के जो अधिकारी थे वो कहते थे कि हमारे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं है जिसके ज़रिए हम हिंदी में काम कर सकें। और उस समय असल में लोगों को सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते थे अगर वो हिंदी या मराठी या दूसरी भारतीय भाषाओं में काम करें, अलग से सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते थे, क्योंकि कंप्यूटर में वो इनबिल्ट नहीं होता था उसका समर्थन। तो ये बात मुझे चूँकि नागवार गुजरी, तो मैंने ये निर्णय किया कि मैं इसमें कुछ ना कुछ करूँ इस दिशा में। जब मैंने मेरे अधिकारी को कहा कि वो सॉफ्टवेयर आप खरीदते क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि बहुत महंगे हैं और हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा यदि हम इतने सारे जो हमारे संवाददाता हैं, इतने हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं, या तमाम जो लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, उन सबको वो सॉफ्टवेयर खरीद के देंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। जी। तो मैंने मन ही मन निर्णय लिया कि मैं खुद इस दिशा में कुछ करूँगा। और मैं तो पत्रकारिता की पृष्ठभूमि से आता था। मैंने हिंदी में एमए किया था और मैंने पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया था उस समय। लेकिन मैंने उसी समय ये निर्णय किया कि मैं कंप्यूटर की दुनिया में जाऊँगा, और मैंने साथ ही साथ शून्य से कंप्यूटर की दुनिया में पढ़ाई शुरू कर दी। और वो जो पढ़ाई थी उसमें मैंने सबसे पहले पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स किया, उसके बाद मैंने एमएससी किया कंप्यूटर्स में, उसके बाद मैंने एमसीए किया। तो पूरी तरह से कंप्यूटर की पढ़ाई करते हुए मैंने प्रोग्रामिंग आदि सीखी, और मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो हिंदी में काम करने के लिए वर्ड प्रोसेसर था, और निःशुल्क मैंने उसको रखा, उसको इंटरनेट पर उपलब्ध कराया, और उसका नाम था माध्यम। जी। और माध्यम सॉफ्टवेयर के जरिए लोग उसको डाउनलोड कर सकते थे और हिंदी में काम कर सकते थे बहुत सहजता के साथ में। और आज भी वो सॉफ्टवेयर उपलब्ध है इंटरनेट पर। आज भी कोई चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकता है। उसको सिर्फ सर्च करना है, माध्यम हिंदी वर्ड प्रोसेसर। आपने ऐसे कई सॉफ्टवेयर बनाए हैं जो निःशुल्क उपलब्ध हैं, तो हम उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। उन सब। जी हाँ, तो मेरी जो सॉफ्टवेयरों की यात्रा है वो किसी सामाजिक परिस्थितियों से उपजी हुई है असल में। जैसे हमें हिंदी में लोगों को काम करने के लिए हमने वर्ड प्रोसेसर दे दिया, लेकिन टाइपिंग का एक जो उलझन थी टाइपिंग की वो बनी रही कि लोग टाइपिंग सीखे कैसे। जी। तो लोग उसके लिए कई तरह के वर्कअराउंड्स ढूंढते थे, जिनको अब हिंदी में अक्सर जुगाड़ कह देते हैं कि कैसे मैं अंग्रेज़ी में ही टाइप कर लूँ और मेरा काम हिंदी में हो जाए, इस तरह के। लेकिन वो उचित नहीं था, क्योंकि हम हिंदी के तरीके से हिंदी में टाइपिंग नहीं सीख रहे थे। तो फिर मैंने उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम था स्पर्श। और स्पर्श के जरिए लोग हिंदी में टाइपिंग करना सीख सकते हैं। जी। इसी तरह से कुछ अन्य सॉफ्टवेयर भी बनाए, जैसे मैं मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका में मैंने हिंदी सिखाने के लिए, खासतौर पर कंप्यूटर पर हिंदी में कैसे काम करें, जी। कुछ अन्य देशों में भी कार्यशालाएं की है। और तब मैंने देखा कि वहाँ के लोग कैसे हिंदी में काम करेंगे, तो उनके लिए खासतौर पर मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम था वर्चुअल हिंदी टाइपराइटर। तो मेरे जितने भी सॉफ्टवेयर बने वो इस प्रकार की आवश्यकताओं को देखते हुए कि कैसे हम लोगों की समस्याओं को हल कर पाएँ। इसी तरह से एक और सॉफ्टवेयर था जिसका नाम है सटीक, जो कि हिंदी में फॉन्ट परिवर्तन के लिए इस्तेमाल होता है कि एक फॉन्ट से दूसरे में कैसे बदलें। और मेरे सारे सॉफ्टवेयर निःशुल्क हैं, सब फ्री हैं और इंटरनेट पर वो उपलब्ध हैं। तो ये एक तरह से कमिटमेंट था कि भारतीय भाषाओं में हमें कंप्यूटर को लोकप्रिय बनाना है और लोगों की उलझनों को आसान करना है। उसी वजह से मैं इस दिशा में बढ़ता चला गया। आपने भारतीय भाषाओं में एआई की भूमिका को लेकर भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका आपने निभाई है, और फिजी में जो भी सम्मेलन होने वाला है, विश्व हिंदी सम्मेलन, उसमें भी उसकी थीम भी एआई रखी गई है। तो ये भी आपकी ही प्रेरणा से हुआ है, ऐसा जहाँ तक हमें जानकारी है, तो आप उसके बारे में बताइए। जी हाँ, तो फिजी में जो सम्मेलन होने जा रहा है, विश्व हिंदी सम्मेलन, उसकी बुनियादी थीम या मुख्य थीम है हिंदी को लिया है उन्होंने कि पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक।
यानी फ्रॉम कन्वेंशनल विजडम टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये उसकी थीम है। और उसकी थीम असल में आज के ज़माने की हकीकतों को रिफ्लेक्ट करती है या प्रतिबिंबित करती है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जो दौर है, पहली बात तो यह है कि देखिए हर व्यक्ति आज टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर नहीं तो मोबाइल के माध्यम से या किसी अन्य डिवाइस के ज़रिए, तो हर व्यक्ति के जीवन में टेक्नोलॉजी की भूमिका है। ऐसे में भाषाओं के लिए आवश्यक है कि वो अपने आप को तकनीक के अनुरूप रखें, उनके साथ में कदम से कदम मिलाती हुई चले, अन्यथा यदि ऐसा नहीं होगा तो भाषाओं के सामने अप्रासंगिक होने का डर है। क्योंकि युवा पीढ़ी बिना टेक्नोलॉजी के आज के ज़माने में अपने आप को वो अपनी कल्पना नहीं करती या अपनी सफलता की कल्पना नहीं करती। तो जो भाषा तकनीक से जुड़ी हुई नहीं होगी उसके सामने बड़ा संकट पैदा होने का एक डर है। और उसी संदर्भ में जो नई तकनीकें आ रही है उनके साथ भी उनको जुड़ना ज़रूरी है, और वहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो उपयोगिता या प्रासंगिकता है वो हमारे सामने आती है। अब देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन के जो हमारी थीम है उसको 3 रूपों में देखा जा सकता है कि वो विश्व हिंदी सम्मेलन कम से कम 3 संदेश देना चाहिए। पहला संदेश ये है कि हिंदी एक आधुनिक भाषा है जी। और जब हम आधुनिक भाषा की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि टेक्नोलॉजी को उसके दायरे में देखा जाना ज़रूरी है, उसकी मीमांसा की जानी ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी में हिंदी में क्या काम हुआ है। और सबसे आधुनिक कार्य जो हुआ वो क्लाउड में हुआ है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुआ है या डेटा विश्लेषिकी आदि में हुआ है। तो एक तो ये आना चाहिए विश्व हिंदी सम्मेलन की से जो संकेत निकल के आना चाहिए कि हमारी हिंदी आज किस स्थान पर है। तो पहली बात, हिंदी एक आधुनिक भाषा है, ये निकलना चाहिए और वहाँ पर टेक्नोलॉजी प्रधान हो जाती है। दूसरा संदेश ये आना चाहिए कि हिंदी एक बढ़ती हुई भाषा है, यानी हिंदी में शब्द संपदा भी बढ़ रही है, हिंदी का साहित्य भी बढ़ रहा है, उसको बोलने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, उसका विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग भी बढ़ रहा है, जिसमें पुनः टेक्नोलॉजी एक चीज़ है, पुनः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चीज़ है। तो हिंदी आधुनिक भाषा है, हिंदी बढ़ती हुई भाषा। और तीसरा संकेत ये आना चाहिए कि हिंदी भाषा किसी भी अन्य भाषा के साथ में टकराव पर नहीं है, वो अन्य भाषाओं के साथ में आगे बढ़ने की इच्छुक है हिंदी भाषा। क्योंकि आप देखिए कि हिंदी के मंचों पर या हिंदी में अक्सर लोगों के मन में शायद ये धारणा हो कि हिंदी को थोपे जाने की बात की जाती है ना बहुत सारी भाषाओं की तरफ से, लेकिन वास्तव में हिंदी थोपी नहीं जा रही है। हिंदी अपनी क्षमताओं की वजह से या अपने लाभ की वजह से या अपनी गुणवत्ता की वजह से आगे बढ़ रही है। तो स्वतः ही जब कोई भाषा मजबूत होती है तो वो दूसरे लोगों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन उसके विरोधाभास में देखें तो हिंदी भाषियों को या हिंदी भाषा में पढ़ने वालों को उसे लेकर बहुत एक हीन भावना से भी वो ग्रसित रहते हैं। और आपका एक समूह है हम हिंदी मीडियम जी, तो आप क्या मतलब क्यों हिंदी वालों को ऐसा लगता है कि वो कहीं पिछड़े हैं? शायद से तकनीकी वजह से लगता है या रोज़गार की वजह से लगता है। और माइक्रोसॉफ्ट में आप चूँकि वहाँ पे डायरेक्टर हैं तो वो वहाँ पे किस तरह से भाषाओं को लेकर काम हो रहा है? जी, तो देखिए ये बात तो सही है कि आज के समय में चूँकि अंग्रेज़ी की जिस तरह से प्रधानता देखी जा रही है हमारे समाज में भी, हमारी सरकारों में भी, बिजनेस में भी, कारोबारों में भी, उसकी वजह से हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं, ख़ासतौर पर जो युवक जो अपने करियर की पहली सीढ़ी पर खड़े हैं, वो हिंदी की तरफ आकर्षित नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हिंदी भाषा में यदि हम कोई अग्रिम पढ़ाई करते हैं तो पहली बात तो शायद वो पढ़ाई उपलब्ध नहीं है। जैसे आधुनिक विषयों की पढ़ाई करना संभव नहीं है। और आधुनिक विषयों में मेरा कहने का तात्पर्य अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग है या मेडिकल है या फिर लॉ की पढ़ाई है या इस तरह की दूसरी चीज़ें। तो एक सवाल तो ये आता है कि शायद वो उपलब्ध ही नहीं है। और दूसरा प्रश्न ये आता है कि यदि हम ऐसा कर भी लेते हैं, उनके ज़रिए पढ़ भी लेते हैं, तो हमारा करियर कैसा होगा, हमें रोज़गार मिलेगा या नहीं, हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, एक प्रश्न ये होता है। और तीसरा जो होता है वो ये है कि यदि हम अपना खुद का काम शुरू करना चाहें तो हिंदी की पृष्ठभूमि से क्या हम अपना खुद का स्टार्टअप खड़ा कर पाएंगे या नहीं, हम अपना कोई एक बड़ा कारोबार खड़ा कर सकते हैं या नहीं। तो ये धारणा रहती है और उसके बहुत सारे कारण हैं। उदाहरण के तौर पर चूँकि हमारे देश पर बहुत लंबे समय से बाहर के देशों का आधिपत्य रहा है और बाहरी भाषाएं बहुत लंबे समय तक भारत पर एक दबदबा जमाए रखी रही हैं, तो 70 साल 75 साल की अवधि में शायद हम उस एक प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए। आज भी बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो किसी ज़माने में चूँकि अंग्रेज़ी को एक योग्यता माना जाता था, किसी भी व्यक्ति की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता था भारत की आज़ादी के पहले, वो भारत की आज़ादी के बाद भी धीरे धीरे अभी भी वो बना हुआ है कुछ हद तक, क्योंकि इन चीज़ों को जब कोई चीज़ 200 या 250 सालों में हमारी धारणा बनी हो तो शायद उसको समाप्त होने में भी थोड़ा समय लगता है। लेकिन आज का जो दौर है उसमें आप जानते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी के स्किल लोगों के पास हो
तो वो काफ़ी कुछ नई तरक्की कर सकते हैं, काफ़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। और यदि लोगों के मन में हीन भावना है अपनी भाषा को लेकर के, देखिए मैं हिंदी में 2 तरह के लोगों को देखता हूँ। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको लगता है कि हिंदी का भविष्य बहुत ही ज़्यादा उज्जवल है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हिंदी का भविष्य बहुत निराशाजनक है। लेकिन वास्तव में स्थिति जो है वो इन दोनों के बीच में है, और निर्भर हम पर करता है कि हमारी भाषा कितनी आगे बढ़ेगी, हम अपनी भाषा में कितना काम कर दिखाते हैं, असल में हम पर निर्भर करता है। तो हम इस भावना को आगे बढ़ाने के लिए कि आपकी भाषा किसी से कम नहीं है, हम एक कार्यक्रम चलाते हैं जिसका नाम है हम हिंदी मीडियम। और हम हिंदी मीडियम में हम कहते हैं कि आपकी भाषा, आपकी हिंदी भाषा या मराठी या पंजाबी भाषा या आपकी बंगाली भाषा किसी दुनिया की दूसरी भाषा से कम नहीं है। यदि आप चाहें तो अपनी भाषाओं में बहुत कुछ कर सकते हैं, खासतौर पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये मानने लगे कि नहीं हमारी भाषा तो दुनिया की नंबर 1 भाषा है और हम तो सबसे ऊपर हैं। नहीं, आपके मन में अपनी भाषा के प्रति गर्व होना चाहिए, लेकिन आपके मन में जो गर्व है वो किसी कारण पर आधारित होना चाहिए। और वो कारण क्या है? आपका कौशल। यदि आपके पास कौशल है तो आप किसी के साथ में भी आप प्रतिद्वंद्विता कर सकते हैं, आप किसी को भी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन कौशल नहीं है और आप सिर्फ हवाई किलों के आधार पर कहें कि हम तो सबसे ऊपर हैं, तो वो गलत है। तो कौशल प्रदान करने के लिए हमारी हिंदी भाषा में और भारतीय भाषाओं में प्रयास करने की ज़रूरत है, खासतौर पर तकनीकी कौशल। और उसी दिशा में हमारा एक अभियान है हम हिंदी मीडियम, जिसके तहत हम लोग हर सप्ताह लोगों को कार्यशालाएं करके हिंदी भाषा के जरिए विभिन्न प्रकार के तकनीकी कौशल प्रदान करने की कोशिश करते हैं। और ये कौशल विंडोज़ के बारे में भी हो सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में भी हो सकते हैं, इंटरनेट और सर्च इंजनों के बारे में हो सकते हैं, ग्राफिक्स के बारे में हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो एडिटिंग हो सकती है, या डेटा साइंस जैसे आधुनिक विषयों पर भी हो सकते हैं। तो एक निःशुल्क कौशल प्रदान करने की एक लंबी सीरीज़ हमने चलाई है। उसका उद्देश्य यही है कि लोग इनसे टेक्नोलॉजी के बारे में सीखें, नए कौशल सीखें, नए स्किल सीखें और उनको अपने जीवन में अपनाएं, कुछ ना कुछ लाभ उठाएं। आप अपने दफ्तरों में काम बेहतर तरीके से कर पाएँ, आप नए स्टार्टअप्स खड़े कर सकते हैं, आप इंटरनेट पर जाकर के फ्रीलांसिंग के काम करें, क्योंकि ये कौशल आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ एक जरिया देते हैं। अब जहाँ तक माइक्रोसॉफ्ट का सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट में हमने भारतीय भाषाओं में बहुत काम किया है। उसको 5 अलग अलग स्तंभों में बांटकर आप देख सकते हैं बुनियादी रूप से। पहला जो बड़ा काम है वो ये है कि आप हमारी भारतीय भाषाओं के टेक्स्ट को देख सकें, पढ़ सकें कंप्यूटर पर बिल्कुल आसानी से, जैसे आप अंग्रेजी में देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें यूनिकोड का समर्थन देना था, जो हमने पूरी तरह से दिया। और 22 भारतीय भाषाओं में, जो कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं में आज आप कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं, विंडोज़ कंप्यूटर पर। जहाँ तक माइक्रोसॉफ्ट की ओर से भारतीय भाषाओं में किए जाने वाले काम का सवाल है, इस बारे में बहुत व्यापक स्तर पर कार्य हो रहा है। इसको हम बुनियादी तौर पर 5 भागों में बाँट कर देख सकते हैं। पहला जो काम हुआ है वो है भारतीय भाषाओं के टेक्स्ट को देख पाना, कंप्यूटर की स्क्रीन पर बिना किसी दिक्कत के देख पाना। और वो संभव हुआ यूनिकोड का समर्थन करने से, जो माइक्रोसॉफ्ट ने सन 2000 में किया था पहली बार। दूसरा बड़ा काम है टेक्स्ट इनपुट, यानी कि टाइपिंग कर पाना। तो आज आप अपने कंप्यूटर पर, खासतौर पर विंडोज़ कंप्यूटर पर, चाहे तो भारतीय भाषाओं का जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, जिसको इंस्क्रिप्ट कहते हैं, उसका प्रयोग करते हुए टाइप कर सकते हैं। और यदि आप अंग्रेज़ी के जरिए या रोमन लिपि के जरिए टाइप करना चाहें तो आप फोनेटिक कीबोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों आज के विंडोज़ में इनबिल्ट आते हैं। तीसरा जो बड़ा काम हुआ है उसको कहते हैं लोकलाइजेशन। और लोकलाइजेशन से तात्पर्य ये है कि जिस विंडोज़ को या ऑफिस को, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि को हम लोग अंग्रेज़ी में देखते हैं, उनका इंटरफेस या चेहरा मोहरा या मेनू आदि सब अंग्रेज़ी में होता है, उसको भी हमने भारतीय भाषाओं में कन्वर्ट कर दिया है। आप चाहे तो पूरे के पूरे विंडोज़ को हिंदी में कर सकते हैं, मराठी में कर सकते हैं, और आप चाहें तो पूरे के पूरे MS वर्ड को, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि को पूरी तरह से मराठी, हिंदी आदि में कर सकते हैं। और तब आपको मेनू आदि सब भी भारतीय भाषा में दिखाई देंगे। जितने मैसेज आते हैं, संदेश आते हैं कंप्यूटर में, वो भी उसी भाषा में आएंगे। और इसको कहते हैं लोकलाइजेशन या स्थानीयकरण। चौथा बड़ा काम जो हुआ है वो लैंग्वेज यूटिलिटीज़, यानी भाषाई सुविधाएं। जैसे अंग्रेज़ी में जब हम काम करते हैं तो आप आराम से स्पेल चेक कर लेते हैं, आप थिसॉरस देख लेते हैं, इसी प्रकार से ऑटो करेक्ट का प्रयोग आप कर लेते हैं। वो सब आज भारतीय भाषाओं में भी करना संभव है, क्योंकि ऑफिस में उसका समर्थन मौजूद है। आप चाहें तो हिंदी में भी थिसॉरस देखिए, आप समानार्थक के साथ साथ विलोम देख लीजिए, आप स्पेलिंग चेक आदि कर लीजिए। तो ये हुआ आपका चौथा बड़ा काम। और पांचवा है जो आधुनिकतम तकनीकों में काम हो रहा है। उदाहरण के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ जो कार्य है, या जो क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ कार्य है। जैसे आप आज अपने कंप्यूटर में स्पीच का इस्तेमाल करते हैं,
आप जो बोलते हैं वो आज विंडोज़ कंप्यूटर में टाइप हो जाता है। आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ में ये सुविधा हमने डाल दी है, ऑफिस में भी ये सुविधा डाल दी है। तो ये हुआ स्पीच का प्रयोग, स्पीच टू टेक्स्ट। इसी का उल्टा, यानी आपने कुछ टाइप किया है तो कंप्यूटर उसको बोलकर भी सुना सकता है, यानी टेक्स्ट टू स्पीच। इसी तरह से कंप्यूटर विजन आ गया है, यानी कंप्यूटर में यदि आप कोई चित्र लेते हैं, उस चित्र की सामग्री को आज टेक्स्ट में बदलना संभव है। आप हाथों से कुछ लिखते हैं, हस्तलिपि से कुछ लिखते हैं, तो वो भी टाइप हो जाता है। तो ये कंप्यूटर विजन पर आधारित है, जो नई तकनीक है। और उसी प्रकार से लैंग्वेज से जुड़े हुए चीज़ें, जैसे मशीन ट्रांसलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन भारतीय भाषाओं से आप आज दुनिया की 100 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे आप फ्रेंच से आप चाहें तो मराठी में ट्रांसलेट कर लीजिए, मराठी से आप हिब्रू में ट्रांसलेट कर लीजिए। ये सब संभव हो गया। ये 5वां बड़ा स्तंभ है जिन क्षेत्रों में माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय भाषाओं में कार्य किया है, और ये कार्य तो निरंतर बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब और एक नए पायदान पर आगे जा रही है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत बदलने वाली हैं। यानी कि जैसे आप साइन लैंग्वेज की बात करते हैं, अभी तक हम ट्रांसलेशन का जो जिक्र करते थे वो भारतीय भाषाओं के बीच या अन्य बोली हुई भाषाओं के बीच में, लेकिन अब भाषाओं को हम साइन लैंग्वेज की तरफ भी ले जा सकते हैं। यानी जो अपने संकेतों की भाषा में लोग जो बात कहना चाह रहे हैं वो लिखी हुई भाषा में या बोली हुई भाषा में तब्दील हो जाएगा, और जो बोली हुई भाषा या लिखी हुई भाषा में कहा जा रहा है वो संकेतों की भाषा में तब्दील हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी क्रांति आने वाली है भारतीय भाषाओं में। क्या बात, बहुत बढ़िया। आपने इसे लेकर बहुत किताबें भी लिखी है। आपकी तो 5 किताबें, उनमें से 2 तकनीकी सुलझने और दिव्यांगों के लिए तकनीकी है, दोनों बहुत लोकप्रिय हुई है। तो इस दिशा में भी हमें बताइए। और आप लिख रहे हैं तो अपनी कविताओं में से भी हमें कुछ सुनाए तो हमें अच्छा लगेगा। जी जी बिल्कुल। तो असल में इन विषयों पर लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय भाषाओं में टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो कोर विषय हैं उन पर काम बहुत कम किया गया है, या जो किया गया है वो भी या तो उतना उपयोगी नहीं है या उन लोगों ने नहीं किया जो तकनीकी दुनिया से आते हैं। उदाहरण के तौर पर जो लोग बड़ी तकनीकी कंपनियों में काम करते हैं वो या तो लिखते नहीं हैं, या लिखते हैं तो भारतीय भाषाओं में नहीं लिखते, या सुगम्यता नहीं है उसमें उतनी, या सुगम्यता नहीं है। जैसे वो एकेडमिक लिख देंगे या तकनीकी रूप में लिख देंगे। लेकिन आम लोगों के लिए हमें इन विषयों पर लिखने की ज़रूरत है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि भारत में हमको एक तकनीकी और वैज्ञानिक मानस को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और मानस को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता है कि हमारी हिंदी भाषा में और अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी कंटेंट आए, कौशल प्रदान किया जाए। लोगों के मन में ये धारणा है कि विज्ञान और तकनीक जो है उनके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप दुनिया के देशों पर अगर दृष्टि डालेंगे तो आप पाएंगे कि जिन देशों में विज्ञान के विषयों में ज़्यादा पढ़ाई होती है या उनमें ज़्यादा काम होता है, वो देश तकनीकी दृष्टि से या तरक्की की दृष्टि से आगे हैं। जैसे अमेरिका को देख लीजिए, चीन को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए। वहाँ पर स्टेम के जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इनको पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा है यदि अनुपात आप देखेंगे तो। और ऐसे देश तरक्की की दौड़ में भी ज़्यादा है। तो एक चीज़ तो स्पष्ट होती है कि शायद ये सूत्र है जिसको पकड़ने की हमें ज़रूरत है भारत में। तो हमें इन विषयों पर पढ़ाई को भी बढ़ावा देना चाहिए। और यदि लोग पढ़ नहीं सकते, औपचारिक रूप से इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, तो कम से कम उनमें तकनीकी टेम्परामेंट आए, यानी कम से कम तकनीक का इस्तेमाल करने लगे, उसमें नए कौशल सीखने लगे। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने के कोर्स कर लें वो, लेकिन अपना तकनीकी कौशल बढ़ाएं तो एक बहुत बड़ी एक नई धारा खुल जाती है उनके लिए अवसरों की, जिन अवसरों को फिलहाल हम भारतीय भाषाओं में इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं यदि एक लाइन में, एक सूत्र में बात कहूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ भारत में लोग तकनीक से डरते हैं। आपने शायद से वो डर दूर करने की कोशिश की है कि हमें लगता है कि भाषा है तो वो हिंदी साहित्य है। हम भाषा को, हिंदी भाषा को इस तरह से नहीं देख पाते कि लिंग्विस्टिक जिसको कहते हैं हम, या तकनीक जिसको कहते हैं। तो लेकिन आप दोनों में काम कर रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं, साहित्य भी लिख रहे हैं, और आप जो कविताएं लिख रहे हैं, तो बिल्कुल चाहेंगे कि आपसे कुछ कविता सुने हम। जी अवश्य। असल में कविताएं तो आपने बहुत अच्छी और बहुत सुंदर और बहुत भावपूर्ण कविताएं आपने लिखी हैं। मैं भी थोड़ा बहुत प्रयास कर लेता हूं, तो ज़रूर मैं मेरी एक आध कविता भी सुनाऊंगा। लेकिन जो आपने कहा वो सही है कि भारतीय भाषाओं को सिर्फ साहित्य की दृष्टि से ना देखा जाए, क्योंकि भाषाओं का एक पूरा का पूरा एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है और साहित्य उसका एक हिस्सा है। हाँ। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे हिस्से हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ते हैं, हमारी संस्कृति से जुड़ते हैं, जो विभिन्न विधाओं से जुड़ते हैं, हमारे विभिन्न प्रकार के कामकाजों से जुड़ते हैं, ज्ञान से जुड़ते हैं, कौशल से जुड़ते हैं। तो अनेक क्षेत्र हैं जिनमें काम हो भी रहा है, जैसे व्यापार के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में,
तो इन चीज़ों पर भी लिखने की ज़रूरत है और उन दिशाओं में भी सोचने की ज़रूरत है प्रशासन के क्षेत्र में। और उसी वजह से प्रयोजन मूलक हिंदी जो एक शब्द है वो काफ़ी लोकप्रिय है, जिसका जिक्र अक्सर होता है, जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि साहित्य विभिन्न समाजों को एक तरह का संस्कार देता है, उनको समृद्ध करता है इंटेलेक्चुअल, यानी आप देखा जाए बौद्धिक दृष्टि से या फिर एक चिंतन की दृष्टि से। लेकिन जो व्यावहारिक पक्ष है जीवन का, उसमें अन्य विषय भी महत्वपूर्ण है साहित्य के अलावा जी। जैसे मैंने जिक्र किया विज्ञान है या अन्य क्षेत्र हैं, यदि हम उनमें नहीं देखेंगे, उनकी तरफ उनको नहीं सीखेंगे तो शायद प्रगति ना कर पाएँ, तो बहुत बड़ा प्रभाव शायद हम ना ले पाए। लेकिन शायद आवश्यकता इस बात की है कि दोनों के बीच में एक संतुलन बनाया जाए। साहित्य की अपनी अहमियत है और इन क्षेत्रों की अपनी अहमियत है। तो मैं एक आध कविता है आपको, वो एक पुल का, एक सेतु का काम कर रहे हैं कि आप साहित्य में भी है और आप तकनीक में भी है और आप भाषा में भी है। जी, तो मेरा तो कहना है कि बहुत सारे मेरे जैसे लोग आने चाहिए, हज़ारों लाखों लोग आने चाहिए, ताकि हम इस देश को या इसकी धारणा को, यहाँ पर विज्ञान के प्रति खासतौर पर जो धारणा है हमारी या डर है या झिझक है, उसको दूर कर सके, क्योंकि वो आवश्यक है हमारे देश की तरक्की के लिए। अब जैसे आप उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि जब ब्लॉगिंग की शुरुआत हुई हिंदी में, तो बहुत सारे तकनीकी क्षेत्र के लोग आए और उन्होंने ब्लॉग लिखने शुरू किए, उन्होंने छोटी मोटी अपनी टेक्नोलॉजी के प्रयोग करने शुरू किए, सॉफ्टवेयर बनाने शुरू किए, और उनका बड़ा योगदान है हिंदी भाषा के प्रति। जो ब्लॉगर्स हैं उनका पूरी दुनिया के, उन्होंने एक नई धारा पैदा की, उन्होंने हमारी भाषा में नए तत्व दिए हैं, नए शब्द लेकर के वो लोग आए हैं, उन्होंने हर तरह से समृद्ध बनाया। और ये वो लोग थे जो भाषा से कटे हुए थे, लेकिन जब इंटरनेट आया, ब्लॉगिंग आई, तो ये लोग जुड़ गए हमारी भाषाओं से और उन्होंने एक तरह से योगदान दिया। तो ये प्रक्रिया बढ़े आगे, और ज़्यादा लोग जो तकनीक में हैं या अन्य विषयों में हैं, अपने अपने क्षेत्रों में, जैसे कोई डॉक्टर है, मैं आग्रह करूंगा कि आप हिंदी में अपने विषय में 2-4 किताबें क्यों नहीं लिखते। सही है। कोई व्यक्ति विधि के क्षेत्र में, आप 2-4 किताबें विधि पर अच्छी लिखिए। मैं तकनीक के क्षेत्र में हूँ, तो मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ छोटा सा, लेकिन ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को करना चाहिए और खुद आगे आना चाहिए। इसको एक तरह की जिम्मेदारी के रूप में हम लोगों को लेना चाहिए। जी। लेकिन जहाँ तक साहित्य की बात है, उसकी अपनी एक विशिष्टता है और आवश्यकता है। किसी भी समाज या भाषा की समृद्धि का एक मुख्य अंश है साहित्य, और हमें उस दिशा में भी ध्यान देते रहना पड़ेगा। जी। तो एक आध कविताएं भी मैं आपको, चूँकि आपकी फरमाइश है तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। तो मैं अपने मोबाइल से सुनाता हूँ, क्योंकि हम बात टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रासंगिक है। तो मेरी एक कविता है जिसका शीर्षक है सरल बना लें, और कविता इस प्रकार से है। आओ इस जीवन को थोड़ा सरल बना लें, क्या बात, संबंधों में जमी बर्फ को तरल बना लें जी। इनको दे कुछ धूप और थोड़ा सा पानी, खाद प्रेम की पड़े और कुछ मीठी बानी। क्या बात। हम जीवन को सरल बनाने की बात कर रहे हैं, उसे जटिलताओं से दूर बनाने की बात कर रहे हैं, और जो हमारे मन में कई प्रकार के जो समीकरण चलते हैं, जो चालाकियाँ है, मैं ये कह रहा हूँ कि उन सब से दूर होकर के आइए, एक सीधा सरल और सहज जीवन जीने की तरफ आगे बढ़े। तो पुनः सुनाता हूँ। आओ इस जीवन को थोड़ा सरल बना लें, संबंधों में जमी बर्फ को तरल बना लें। आओ दें कुछ धूप और थोड़ा सा पानी, खाद प्रेम की पड़े और कुछ मीठी बानी। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा अंतराल दें, अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा अंतराल दें। अहंकार यदि टकराए तो चलो टाल दें। क्या बात। खुले डोरियां रिश्तों की जो बंधी हुई हैं जी, और गले लगे उस ग्रीवा से जो रुंधी हुई है। क्या बात। करें विदा अब हर रहस्य हर चालाकी को, करें विदा अब हर रहस्य हर चालाकी को, औरों के घर में अपनी ताका झांकी को। चलो बना ले हम जीवन को सहज सलोना, सपनों को काफ़ी है एक छोटा सा कोना। क्या बात, सपनों को काफ़ी एक छोटा और अंतिम 2 पंक्तियां हैं। करे प्रेम की वर्षा, रिश्ते सजल बना लें, अपने जीवन को सपनों का महल बना लें। क्या बात, चलो जीवन को सरल बना ले। तो एक कविता ये है। और बालेंदु जी स्वयं एक सरल व्यक्ति हैं और तकनीक को सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है जीवन यदि सरल होगा तो तकनीक भी सरल होगी, और आप उसके स्वयं एक उदाहरण भी हैं। यहाँ ये बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है अ मेलोडियस लिरिकल जर्नी, वो भी तकनीक को लेके आगे चलता है। हम कविताओं को अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, उन्हें ग्राफिक्स के माध्यम से, उन्हें गीत के माध्यम से ढालकर प्रस्तुत करते हैं। मेरे मित्र हैं दोनों, वो तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, और आप जैसे कह रहे हैं कि तकनीकी क्षेत्र के लोगों को आगे आना चाहिए, तो भुवन सरवटे और अमित जोशी दोनों तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोग हैं,
और वो साहित्य को इस तरह से काम कर रहे हैं कि वो तकनीक से उसे समृद्ध बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। नहीं तो आपके हाथ में मेरी किताब है जी, आपकी कुछ कविताएं मुझे बहुत पसंद हैं, उनमें से एक आध की बानगी मैं जरूर देना चाहूँगा। पर ये किताब लोगों तक उतनी नहीं पहुँच पाती जितना आप तकनीक के माध्यम से लोगों तक पहुँच पाते हैं। जी, तो आपकी जो पुस्तक है वह हस्ती बहुत है। इसमें आपने महिलाओं की मानसिकता को, महिलाओं की जीवन की समस्याओं को और उन्हें जो कुछ झेलना पड़ता है, जो कुछ उनके मन में चलता है, विभिन्न प्रकार के द्वंद्वों के बीच किस प्रकार से वो जीती हैं और रास्ता निकालती हैं, आपने उनको बहुत खूबसूरत ढंग से इसमें अपने स्वर दिए हैं। इनमें से अनेक कविताएं मेरी पसंदीदा कविताएं हैं। उनमें से एक दो को वानगी के तौर पर मैं पढ़ना चाहूँगा। जैसे आपकी एक विशेषता है कि कम शब्दों में और कम पंक्तियों में आप बहुत गहरी बात कह जाती हैं और वो अक्सर मिल नहीं पाता। उस प्रकार की कविताएं कम देखी जाती हैं जिनमें कम शब्दों में अधिक बात कही जाए। तो एक कविता है जो आपकी इस बात को, इस विशेषता को अभिव्यक्त भी करती है और नाम भी उसका है सार। जी। तो वो कविता इस प्रकार से है। एक कदम में लांघा माँ का घर, एक कदम में लांघा माँ का घर, दूसरे में पहुँच गई ससुराल। एक कदम में लांघा माँ का घर, दूसरे में पहुँच गई ससुराल। विराट होने की ज़रूरत ही नहीं रही और उसने नाप ली दुनिया। जी। तो बहुत अच्छी, बहुत सुंदर कविता थी। एक कविता आपने लिखी है रुलाई, जिसमें एक स्त्री की विवशता की और संकेत आपने किया है। और वो कविता इस प्रकार से है। जब जब उसके आंसू समुद्र हुए, लाल हुई आँखें और लालिमा क्षितिज पर छा गई। दहाड़ मार रोई, पछीट उठा समुद्र, खूब खूब रोने के बाद आप ही शांत हो गई, जैसे खो गई कोई बरसाती नदी ग्रीष्म में। तो बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, भावनाएं आपने इसमें प्रकट की हैं। न सिर्फ विवशता है किंतु अंत में किस प्रकार से स्त्रियां स्वीकार कर लेती हैं एक सच्चाई को, उसकी तरफ भी आपने इशारा किया है। और एक अंतिम कविता जो मैं और पढ़ना चाहूँगा, सीमा, जो अभिव्यक्त करती है कि महिलाएं कैसे अपनी सीमाओं में बंधे रहने के लिए बाध्य कर दी जाती हैं। तो कविता इस प्रकार से है। तुम्हें अपनी परिधि में घूमना है, मुझे रहना है अपने दायरे में। तुम्हें अपनी परिधि में घूमना है, परिधि में घूमना है यानी तुम्हारे पास अनंत आकाश है, बड़ी परिधि में तुम घूम सकते हो, जबकि मुझे रहना है अपने दायरे में। तुम्हें उड़ जाना है किसी दिन ख्वाब सा मेरी नींदों से और मुझे रुक जाना है। तुम्हें उड़ जाना है जबकि मुझे रुक जाना है आंसुओं सा अपनी ही आंखों में। पुनः एक बहुत धन्यवाद, आपने इतनी कविताएं पढ़ी की गई अभिव्यक्ति है। मित्रों, आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ में बालेंदु शर्मा दादी जी हैं और आपका व्यस्ततम समय निकालकर आप हमारे साथ में बात करने आए हैं। आप इसी तरह के अलग अलग व्यक्तित्वों को यदि सुनना चाहें, उनके बारे में जानना चाहें, तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अब मैं स्वरांगी साने आपसे विदा लेती हूँ। मेरे साथ बालेंदु शर्मा दादी जी हैं और मेरे मित्र हैं भुवन सरवटे, अमित जोशी। धन्यवाद।